हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपका दोस्त राजीव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन लॉजिकल ज्ञान। और यह वीडियो मेरा आधारित है कालक्रम के दूसरे भाग पर। तो आइए शुरू करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत वह सिद्धांत है जो बहुत ही फेमस है। इस बिग बैंग सिद्धांत ने यह गुत्थी सुलझा दी है कि आखिर यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको सबसे सही माना जाता। तो इस बिग बैंग के थ्योरी पर हम किसी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूरी विस्तार से। लेकिन यहाँ पर हम चूँकि हम पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे तो बिग बैंग थ्योरी से होते हुए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उत्पत्ति के बाद जीव कैसे आया, कब जीव आया, उसके बाद हम पूरा पाषाण काल में जीव ने किस तरीके से अपने आप को विकसित किया, उसके बारे में हम अभी जानेंगे। लेकिन आपको पहले मैं थोड़ी सी कड़ी समझा दूं। बिग बैंग थ्योरी सबसे मानी जानी थ्योरी है। इससे हमारी पृथ्वी, यह थ्योरी बताती है कि यूनिवर्स में बिग बैंग हुआ, उस बिग बैंग के वजह से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, सूर्य की उत्पत्ति हुई, अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई तथा और अन्य उल्का पिंडों की भी उत्पत्ति हुई। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन करते चलेंगे। सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये मिलाते हुए, मतलब एक दूसरे को जोड़ते हुए हम आगे पढ़ते चलेंगे। कार्बन डेटिंग, जिसको हम C14 भी कहते हैं, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की उम्र 4.6 अरब वर्ष पहले हुई। इसको इंग्लिश में कहेंगे 4.6 बिलियन ईयर्स BC। ठीक, BC क्या है ये आपको मैंने पिछली वीडियो आपको मैंने बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। तो यह जो BC, इतने वर्ष पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति हुई, उस जीव की उत्पत्ति की जो उम्र है वह लगाई गई है 3.6 मिलियन ईयर्स BC, या 3.5 लाख वर्ष पहले। अब इससे आगे हम चलते हैं। इसी जीव का जो विकसित रूप है वह आपको दिखाई देगा पैलियोलिथिक एज में। पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पुरा पाषाण काल। अब यहाँ से आपको मैं विस्तृत तरीके से बताते चलता हूँ। तो अगर आप इसको देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ हम समझेंगे पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज, इसको हिंदी में कहते हैं पुरा पाषाण काल। यहाँ पर आपको कई किताबों में आपको दिखाई देगा। इसका जो एज है वह आकलन अलग अलग किताबों में अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया है। तो आप उसको मैं बताता हूँ आपको। कुछ किताबों में आपको 3 मिलियन दिखाई देगा, कुछ किताबों में आपको 2.5 मिलियन और किसी किताबों में आपको 2 मिलियन दिखाई देगा। NCERT की किताब में आपको 2 मिलियन के ही मिलेगा। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT की किताब को ही बेस में रखना होगा, उसको बेस लेके चलना होगा। NCERT किताब को सबसे सही माना जाता है, उसमें जो जानकारी दी गई है उसमें सही मानी जाती है। पुरा पाषाण काल में इंसानी रूपी जीव को होमो इरेक्टस कहा गया है या जावा मानव कहा गया है। इसको कहा गया है होमो इरेक्टस, और इसको हिंदी में कहते हैं जावा मानव। अब यहाँ पर आपको लॉजिकल तरीके से सोचिए कि कोई जीव जब वह आया धरती पर उत्पन्न हुआ होगा, उसके बाद उसने क्या किया होगा। उसने और जीवों की तरह ही अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश किया होगा। अपने लिए खाना ढूंढना, उसको खाना सुरक्षित रखना या किस तरीके से पानी पीना, वह अन्य जीवों से ही उसने सीखा होगा। पुरा पाषाण काल में होमो इरेक्टस
होमो इरेक्टस आए, जो मानव की तरह दिखते थे लेकिन मानव जैसी उनकी हरकत नहीं थी। यह लगभग जानवर के जैसे थे और ये इन्होंने जो भी गुण सीखा, चाहे वो खाना खाने का हो, चाहे वह पानी पीने का हो, या सोने का तरीका हो, इन्होंने अन्य जानवरों को देखते हुए ही सीखा होगा। तो खाना खाने के लिए वो क्या करेंगे? खाना खाने के लिए वो शिकार करेंगे। शिकार ही एक माध्यम था, वो खाना उस टाइम उपजा नहीं सकते थे क्योंकि वो उनकी जानकारी अभी नहीं थी। वह जानकारी कब होगी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनका एकमात्र जो तरीका था वो था शिकार। शिकार करके ही वो खाना खाते थे। अब वो जावा मानव जो है वो पानी पीने का तरीका उनका क्या था? वो भी जंगली जानवरों की तरह ही था। वह भी मुंह को तालाब या नदी में सीधा मुंह लगा कर ही पानी पीता था। या उसने कभी देखा होगा कि हाथ को उसने पानी में लगाया होगा और ऐसे किया होगा, तो उसको दिखा होगा कि पानी इकट्ठा हो रहा है, उसने उस तरीके से भी पिया होगा। जावा मानव का जो सोने का तरीका था वह ज़मीन पर सोता था और पेड़ों पर भी सोता था। तो पेड़ों पर सोने से उसके पास एक उपाय, उसके पास पेड़ों पर सोने का उसका एक ही मकसद था कि वह जंगली जानवरों के आक्रमण से बच सके। तो दोस्तों यहाँ आपको मैं समझाता हूँ, होमो इरेक्टस जिसको हम कहते हैं आदि मानव या जावा मानव, जिसकी उत्पत्ति का जो समय का अंदाज़ा लगाया गया है वह लगाया गया है 3 मिलियन ईयर्स BC। किसी किसी किताब में आपको दिखाई देगा 2 मिलियन ईयर्स BC, क्योंकि इनके जो कंकाल है, इन नर मानव जो के कंकाल है वह, इनकी जो उम्र का पता अंदाज़ा लगाया गया है वो 2 मिलियन ईयर्स BC या 3 मिलियन ईयर्स BC। या आप सोच सकते हैं कि कोई भी जीव अगर जंगल में अकेले रहता है या वन में किसी तरीके से खुद को जीवित रखने की कोशिश करता है तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो हमारे जावा मानव थे, सबसे पहले वह एकल रूप में होंगे या सिंगल रहे होंगे और जानवरों की तरह। फिर उन एकल जो सिंगल लोग होंगे, जो उस समय के जो आदि मानव सिंगल होंगे, वह खतरों से बचने के लिए झुंड में आए होंगे और जानवरों की तरह। और जानवर भी आक्रमण से बचने के लिए, जंगली जानवर के आक्रमण से बचने के लिए झुंड में रहते हैं। उसी प्रकार जावा मानव भी झुंड में रहने लगा होगा। वह झुंड पेड़ों पर रहता होगा या गुफाओं में रहता होगा। दोनों की चर्चा हमें मिलती है। वह गुफाओं में भी रहा होगा और पेड़ों पर भी रहा होगा। जो जावा मानव शाकाहारी रहे होंगे वह पेड़ पौधों पर निर्भर होंगे, फलों पर निर्भर होंगे, जड़ों पर निर्भर होंगे। जो कंद मूल वगैरह हमने कई ग्रंथों में सुना है, पढ़ा है, तो उन्हीं सब चीज़ों पर वो जिंदा रहता होगा। लेकिन जो मानव जो सर्वाहारी था, जो सब कुछ खाता था, उसके पास बहुत से ऑप्शन थे। वह शिकार भी कर सकता था और इन सब चीज़ों का उपभोग भी कर सकता था। जैसे जैसे उनका विकास होता गया, वह अपने भोजन को संग्रहण करने लगा, क्योंकि उसने कई मौसम को भी उसने झेला होगा। बरसात में उसे दिक्कतें हुई होंगी और उसे गर्मियों में भी दिक्कतें हुई होंगी, ठंडी के मौसम में भी उसे दिक्कतें हुई होंगी। तो उससे बचने के लिए या कुछ समय को वह अपने आप को सोचा होगा उसने कि अगर काश वो इस समय वह शिकार करने के बजाय उसके वो चीज़ पहले से ही उपलब्ध होती। तो उस चीज़ को सोच करके उसने संग्रहण करने का जो आइडिया है उसके दिमाग में आया होगा। इस तरीके से उसने अपना भोजन संग्रहण किया होगा। शिकार करने का जो तरीका था उनका, जो शिकारी जावा मानव थे, उनके पास शिकार करने का जो तरीका था, जो औजार था, वह पत्थर का हो सकता था। पत्थर का भी था, लकड़ी का भी था और हड्डी का भी था। हमें इन तीनों चीज़ों का ही प्रमाण मिला है। पत्थर में उसने चूना पत्थर, यानी इसको हम कहें इंग्लिश में लाइमस्टोन का भी उसने इस्तेमाल किया है।
हड्डी का जो इस्तेमाल करता था वह हड्डी के औजार को हार्पून कहते हैं। आगे चलते हैं। जावा मानव सिर्फ शिकार करना ही नहीं जानता था, उसके अंदर भी भावनाएं थी जो वह कला के माध्यम से वह अपना कला के माध्यम से दिखाता था, दिखाया भी है। उसके हमें कई प्रमाण मिले हैं, उसके उन प्रमाण को अब मैं आगे बताऊंगा। वह जो कला जो इस्तेमाल करने का जो तरीका था उसका, वह कोयले को इस्तेमाल करता था, जानवर के खून को भी इस्तेमाल में लाता था वो। तो दोस्तों आगे चलते हैं। पुरापाषाण काल के पाए गए स्थल, ये आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं ये वो स्थल है जहाँ पर पुरापाषाण काल के सबूत पाए गए हैं। उनके द्वारा कला से संबंधित चीज़ें, गुफाएं मिली हैं, उनके हथियार मिले हैं। आपको इन सभी जगहों को ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, और ये याद रखना होगा कि ये जो पर्टिकुलर जो जगह है वह किस राज्य में है, क्योंकि ये आपको यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी में एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहला है नर्मदा वैली, जो पाया जाता है एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में। नर्मदा वैली का मतलब नर्मदा जो घाटी है, नर्मदा जो घाटी है, यह नर्मदा नदी जिन जिन राज्यों में बहती है उनसे संबंधित है। तो नर्मदा नदी हमारी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में होके बहती है। अगर आपको परीक्षा में तीनों को अगर देता है तो आपको तीनों ही टिक करना होगा, यह आपका सही आंसर होगा। या इन तीनों में से कोई एक भी अगर ऑप्शन देता है तो आप उसके लिए इसको हम सही कर सकते हैं आप। अगला है कुरनूल की गुफा। जो कुरनूल गुफा है वह आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। बेलन वैली या बेलन घाटी जो आपको एमपी और यूपी इन दोनों जगहों पर आपको मिलेगा। नेवासा बोरी ये दो जगह है जो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। साबरमती घाटी जो है वो गुजरात में मिलेगा आपको। सिंगरौली आपको यूपी में मिलेगा। हुंगसी वैली ये कर्नाटक में मिलेगा आपको। अतिरापक्कम यह तमिलनाडु में मिलेगा आपको। कोर्तलियार घाटी ये भी तमिलनाडु में मिलेगा आपको। पहलगाम आपको कश्मीर में मिलेगा। दिडवाना राजस्थान में है। हथनोरा एमपी में है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर हमारे आदि मानव द्वारा बनाए गए जो चित्र हैं वो गुफा मिला है जिसके अंदर ये इन्होंने अपने चित्र बनाए हैं। आदमगढ़ जो एमपी में है और मयारभंज जो उड़ीसा में है। इन जगहों पर आपको मिलेंगे वो सारी चीज़ें जो हमें ये जब प्रूफ करती है कि हमारे जावा मानव हिंदुस्तान में थे और जावा मानव इतने साल पूर्व पहले धरती पर आए थे। आइए आपको बताता हूँ विश्व में पाए गए पुरापाषाण काल के स्थल। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एजिक जो जगह है अज़रबैजान में, यहाँ पर पाया गया है पुरापाषाण काल का स्थल। बर्दा में पाया गया है जो कि इराक में है। बल्का है जो भी एक इराक में है। बेरखतराम यह एक जगह है जो इज़राइल में पाया जाता है। दरबंद ईरान में है। गंजपार ईरान में है। सिवातू भी ईरान में है। वोंग ताई तुंग ये हांगकांग में है। और कुदारो जॉर्जिया में है। और क्रैन टर्की में है। मेरा मकसद यहाँ आपको ये बताना है कि भारत ही नहीं, भारत के अलावा और भी जो विश्व में देश पाए जाते हैं वहाँ भी इनके अवशेष मिले हैं। और मेरा मकसद सिर्फ आपको ये दिखाना है। आपको अगर ये दिखता है एग्ज़ाम में तो आप इसका यहाँ से अंदाज़ा सही तरीके से लगा सकते हैं। आइए यहाँ आपको बताता हूँ मैं कि पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तीखे औजारों का इस्तेमाल। जो जावा मानव थे वह तीखे औजारों का इस्तेमाल करते थे। आपको मैंने बताया है पत्थर इस्तेमाल करते थे, पत्थर के बनाए हुए, लकड़ी के बनाए हुए। और
हड्डी के बनाए हुए हथियार इस्तेमाल करते थे। आग को जलाना इन्होंने इसी समय काल में सीखा। आग जलाने के पीछे एक छोटी सी कहानी है। आग उन्होंने कैसे देखा होगा कि जंगल में आग लगी होगी या कभी गलती से दो पत्थर रगड़ रहे होंगे, एक दूसरे में पत्थर रगड़ रहे होंगे और उसी पत्थर के जो चिंगारी निकलती है उस चिंगारी ने आग पकड़ा होगा वो उन चीज़ों में, तो वहाँ से आग उत्पन्न हुआ होगा। यहाँ पर आग जलाना उनका एक इंटेंशन नहीं था, उनका वो जानते नहीं थे कि आग कैसे जलाना है। यह एक अगर कहा जाए तो अपने आप ही हो गया, इसकी खोज इस वक्त हुई और हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में ही आग जलाना जवा मानव ने सीखा। कला के माध्यम से वह घटनाओं का उल्लेख करने लगा और उसे सुरक्षित कर रखना उसने आखिर कहाँ रखा? उसने गुफा को चुना। यह एक सबसे सुरक्षित जगह है। गुफा की दीवारों पर वह अपने कला को बनाता था और वह किन चीज़ों का इस्तेमाल करता था? वह कोयले का इस्तेमाल करता था, वह जानवरों के खून का इस्तेमाल करता था और साथ ही साथ जानवरों की चर्बी को भी इस्तेमाल में लाता था। वह पेड़ों की छाल को भी इस्तेमाल में लाता था और इनको इस्तेमाल करके उसने पेंटिंग सीखा और पेंटिंग को दीवारों पर उन घटनाओं का उल्लेख किया, उनको चित्र बना करके बताया कि किस तरीके से वो शिकार करते थे, किस तरीके से वो रहते थे, किस तरह से वो संग्रहण करते थे और किस तरीके से वह किसी दूसरे जानवर पर वह आक्रमण करते थे। इसी पाषाण काल में ही उनको अगले जन्म में विश्वास होने लगा और शवों को दफनाने लगा। जो व्यक्ति मर गया उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को उसके साथ रखता था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वह सिर्फ जो व्यक्ति मर गया उसको बस दफनाना जानते थे और अगले जन्म में विश्वास उनका होने लगा था धीरे धीरे। इस पूरा पाषाण काल का जो अंत है वह लगभग 10,000 ईयर्स BC तक होने लगा था और इसका मेन वजह था शिकार करना। जो शिकार करने की वजह से वहाँ पाए जाने वाले जानवर धीरे धीरे उनमें भारी कमी होने लगी और उसकी वजह से भोजन की समस्या होने लगी। आप इससे समझ सकते हैं कि अगर भोजन की समस्या अगर यहाँ होने लगे तो आदमी क्या करेगा? यहाँ से वो माइग्रेट करेगा, किसी और जगह पे जाएगा। तो एक वजह यह है, शिकार की वजह से जीवों की भारी कमी होने लगी। यह एक कारण बना कि लोग वहाँ से माइग्रेट होने लगे, दूसरी जगह जाने लगे। मैं आपको मैप बनाकर दिखाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ से लोग कैसे उन्होंने अपने आप को माइग्रेट किया। फिलहाल यहाँ हम समझते हैं मौसम में परिवर्तन भी हुआ, गर्मी बढ़ी तो वहाँ जो बर्फ़ थे, ग्लेशियर्स थे, वो पिघले, जिनकी वजह से समुद्र तल में वृद्धि हुई। इस वृद्धि की वजह से भी लोगों ने जो है तो उन्होंने माइग्रेट ही करना ज़्यादा अच्छी तरह से समझा, यहाँ से निकल लेना ही ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि लोग कहाँ पहले थे और कहाँ से वह किस जगहों पर उन्होंने अपने आप को माइग्रेट किया। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए आपको मैं समझाता हूँ एक मैप के माध्यम से। ये मेरा मैप आपको दिखेगा, एक बहुत ही मोटी मैप है जिसको आपको सिर्फ समझना है। ये वाकई में पूरा सही मैप नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक अंदाजे के रूप में बनाया है। आइए आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले जो हमारे आदिवासी मिले, यहाँ आदिवासी कहना गलत होगा, यहाँ जावा मानव कहेंगे। जो जावा मानव आए यहाँ पर, अब नॉर्मली सोचिए कोई भी जीव कहाँ रहना पसंद करेगा। मैं आपको बताता हूँ, या आप सोच भी सकते हैं, आप लॉजिक तरीके से सोचिए कि एक आम इंसान कहाँ रहना पसंद करेगा। वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ उसको पानी की सुविधा हो, जहाँ उसको भोजन की सुविधा हो, जहाँ उसे और भी चीज़ें जो है उसको आराम से जो सुविधाएं मिल जाएं। अगर हम पहले के संदर्भ में देखें,
मतलब पूरा पाषाण काल के संदर्भ में हम देखें तो वह मानव वही रहना पसंद करेगा जहाँ पर पानी की सुविधा हो और खाने का व्यवस्था हो। दो चीज़ें, यह एक रफ डायग्राम है, यह प्रॉपर मैप तो नहीं है, लेकिन एक रफ डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ कि जो हमारे जावा मानव है वह क्यों माइग्रेट हुए। तो आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जीवन का आधार क्या हो सकता है। तो आप लॉजिकल तरीके से सोच सकते हैं कि जो पहले का मानव था, जो जावा मानव था, उसको बस दो ही चीज़ की ज़रूरत थी, एक तो पानी और दूसरा खाना। तो खाना खाने के लिए तो वह शिकार तक करता था और जंगलों में रहता था और शिकार तक करता था, और पानी पीने के लिए वह या तो तालाब खोजेगा या नदी खोजेगा। तो जीवन के दो आधार थे उस समय, एक नदी, दूसरा भोजन। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मानव कहाँ कहाँ बसा होगा। ये तटीय क्षेत्रों में बसा होगा जहाँ से उसे भोजन के रूप में क्या मिल सकता है, मांस, मछली। तो नदी के किनारे रहेगा ही, और जहाँ से वह सबसे पहले मानव यहाँ पर आया था, तो यहाँ से जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो वह कहीं ना कहीं माइग्रेट होगा। कुछ इधर माइग्रेट हुए, कुछ हमारे एशिया की तरफ, ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की तरफ माइग्रेट हुए, कुछ यूरोप की तरफ माइग्रेट हुए, और कुछ जो हमारे जावा मानव है वह गल्फ़ के प्रदेशों की तरफ आए। इन गल्फ़ के प्रदेशों में आप जान सकते हैं कि यूएई आएगा, कतर, ओमान, यमन, बहरीन, ये आपको प्रदेश दिखाई दे देंगे। तो यहाँ पर माइग्रेट हुआ, और कुछ हमारे पाकिस्तान में हुए, कुछ भारत में हुए, कुछ अफ़गानिस्तान में हुए, और कुछ इस तरफ लोगों ने माइग्रेट किया। आप एक रफ डायग्राम से समझ सकते हैं कि इन दो चीज़ों की कमी की वजह से लोगों ने, जावा मानव ने किस तरफ माइग्रेट होना शुरू किया। यहाँ तक हमने सीखा पूरा पाषाण काल को। अगले वीडियो में हम जानेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।